शुरू कर दूं? रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है। जी बिल्कुल, चालू कीजिए। जी तो नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस खास एपिसोड में इन नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्र हित में। सबसे पहले आप सभी लोगों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। और हर साल की तरह आज भी आपका दिन शुरू हुआ होगा उन्हीं तस्वीरों से। हमारा शानदार तिरंगा लाल किले पर लहराता हुआ। आज प्रधानमंत्री मोदी ने 8वीं बार राष्ट्रीय ध्वज को लहराया, पर केवल ये एक कपड़े का टुकड़ा नहीं है, ये 135 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं का, अस्मिता का परचम है जो आसमान को चीर कर लहराता आपको नजर आया होगा। और इसीलिए आज केवल हम स्वतंत्रता दिवस नहीं बल्कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व, जिसे हम आजादी का अमृत महोत्सव कहते हैं, उस रूप में मना रहे हैं। और आज इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी, पुराने अवतार में पत्रकार भी रहे हैं, और हमारे साथ हमेशा की तरह राष्ट्रीय सचिव भारतीय जनता पार्टी के सुनील देवधर जी। आज इनसे बात करेंगे कि आज इस लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व का क्या महत्व है, और बात इसकी भी करेंगे कि एक दिन पहले जो पार्टीशन के दिन पर, 14 अगस्त के दिन पर पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे को अब मनाया जाएगा, ऑब्जर्व किया जाएगा। इस पर राजनीति क्यों की जा रही है, और लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व भी मना रहे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ पार्लियामेंट में सबसे बड़ा पाप भी इसी सप्ताह हुआ। तो सबसे पहला सवाल प्रेम जी आप ही से है, और सवाल यह है कि जो आज प्रधानमंत्री ने बातें रखी लाल किले की प्राचीर से, कोविड से लेकर किसान तक, लड़कियों के शिक्षा से लेकर विकास तक, आपके हिसाब से वो तीन कौन से सबसे महत्वपूर्ण संदेश थे जो आज प्रधानमंत्री ने देश को दिया? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो अपना 90 मिनट का वक्तव्य दिया, उसमें तीन उनकी प्रमुख बातें जो भारत के लिए आने वाले दिनों में दीप स्तंभ का काम करेंगी, ऐसी बातें हैं। उन्होंने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यानी भारत के 135 करोड़ भारतीयों को इकट्ठे आकर प्रयास करके भारत को महाशक्ति बनाना होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत को ईंधन के मामले में स्वावलंबी करके, क्योंकि हमारा जो आयात का सबसे बड़ा बिल है वो है ईंधन के आयात का। ईंधन के आयात के संदर्भ में जिस तरह से उन्होंने ईंधन पर आत्मनिर्भर बनने के संदर्भ में उन्होंने जो निर्णय लिया, और विशेष करके नेशनल हाइड्रोजन कमीशन की जो घोषणा की है, वह भारत के लिए निश्चित तौर पर क्रांतिकारी कदम होने जा रहा है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस 75वें वर्ष में जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि अब अगला जो 25 वर्ष है वो अमृत काल है इस देश का। जो हमने जो है जहां पर भी हमारे से भूले हुई है उन सबको भुलाकर अमृत काल के रूप में भारत को विकास के चतुर्दिक पथ पर ले जाना है और भारत को महाशक्ति बनानी। इसके साथ एक इस जो महत्वपूर्ण उन्होंने कदम उठाया, जो लैंगिक विभेद को नष्ट करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से भारत की लड़कियों को सैनिक विद्यालयों में प्रवेश की अनुमति प्रदान की है आज, इससे भारत में लैंगिक विभेद खत्म होने की दृष्टि में एक बड़ा कार्य होने जा रहा है। जी शहजाद जी। जी प्रेम शुक्ला जी, आपने कई महत्वपूर्ण बातें गिनाई। सुनील जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। सुनील जी, आज एक और जो हमने दृश्य देखा वो ये था कि जो टोक्यो ओलंपिक्स में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त करने वाली जो हमारी ओलंपिक्स की कंटिंजेंट थी, वो भी सामने बैठी थी प्रधानमंत्री के, और प्रधानमंत्री ने उनकी हौसला अफजाई की, प्रधानमंत्री ने उनके लिए कई सारे शब्द बोले। तो उसके क्या मायने निकल कर आए? और जो अभी प्रेम शुक्ला जी ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो ये सबका प्रयास, इसका क्या संदर्भ है, अगर आप समझा सकते हैं? सुनील जी, आपका ऑडियो। जी शहजाद जी, मोदी जी ने जो ये चार बातें बताई, उसके साथ उन्होंने न बताई हुई बात जो सारी दुनिया जानती है, वो है मोदी जी का प्यार। मोदी जी के हृदय में इस 135 करोड़ भारतवासियों के प्रति जो हृदय में निस्सीम प्यार है, अनलिमिटेड लव अबाउट दिस सोसाइटी, और इसका ये परिणाम है
कि वो हर व्यक्ति को अपना मानते हैं। देश के लिए काम करने वाले, देश के लिए मर मिटने वाले सेना के जवान के साथ जिस तरह से मरुभूमि में जाकर या तपती धूप में जाकर या फिर कड़ाके की ठंड में जाकर वो दिवाली मनाते हैं और वो अपनापन दिखाते, उसकी हौसला अफजाई करते, वो बताते देखो तुम अकेले नहीं हो, मैं इस देश का प्रधान सेवक, प्रधानमंत्री भी नहीं कहते, प्रधान सेवक, जो यहाँ पर 130-135 करोड़ भारतवासियों का प्रतिनिधि हूं, मैं उनकी तरफ से तुम्हारे पास आया हूं। ये जो प्यार है, ये जो आत्मीयता है, ये जो सम्मान देने की प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति को ये एक परिवार के पीछे पड़े हुए लोग और उसके चापलूस और चमचों की जो तादाद थी इस देश में, उन्होंने कभी ये नहीं किया था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने खिलाड़ियों के साथ, जो बच्चियां हमारी खेलने के लिए गई थी, जो बच्चे हमारे खेलने के लिए गए थे, एक एक वीडियो आपने देखा होगा कितना जबरदस्त लाइव हुआ है। एक एक वीडियो ने ऐसे लाखों करोड़ों युवाओं के मन में एक ऐसा बीज बोया है कि मैं भी इस खेल में जा सकता हूं। मेरा प्रधानमंत्री एनकरेज करता है, मेरा प्रधानमंत्री खिलाड़ियों से बात करता है, हौसला अफजाई करता है, शुभकामना देता है, और अगर जीतता नहीं भी है तो उसको डिमोरलाइज नहीं होने देता। वो उसको समझाता है कि भैया हार जीत होते रहती है, तुमने देश के लिए बहुत अच्छा काम किया, इसलिए मैं तुम्हारा समर्थन करता हूं, तुम्हें प्रेम करता हूं, तुमको शुभकामनाएं देता हूं। इस बार नहीं होगा तो अगली बार होगा। तो ये जो दिल का बड़ापन है, ये दिल का बड़ापन जब प्रधानमंत्री दिखाता है, तब शहजाद भाई मेरी दृष्टि से अपने आप में एक ऐतिहासिक मोमेंट होता है। वो एक ऐतिहासिक मोमेंट है जब हमारा खिलाड़ी जाकर खेल कर आता है और सोना लेकर आता है, चांदी लेकर आता है, ब्रॉन्ज लेकर आता है। और दूसरा गोल्डन मोमेंट है जब प्रधानमंत्री उनको सम्मान के साथ 15 अगस्त के दिन लाल किले के प्राचीर में जब वो भाषण दे रहे हैं, तब वहां पर मेहमान बनकर उनको वहां बनाकर उनको वहां पर बुलाते हैं। और आपको ये याद होना चाहिए किस तरह से ये परिवार की पार्टी का इस देश पर राज था, सोनिया और राहुल का, और राष्ट्रमंडल खेलों में किस तरह से घोटाला हुआ था, और किस तरह से दुनिया भर से मेडल्स जीतकर आए हुए लोग, दुनिया भर के मेडल्स जीतकर आए हुए लोग जब दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरते थे तब उनको ऑटो रिक्शा पकड़ के घर जाना पड़ता था। सम्मान की बात तो दूर, उनके लिए एक व्हीकल का प्रबंध तक नहीं कर पाई थी कांग्रेस की सरकार, यूपीए की सरकार। ये सारा इतिहास, तो इफ यू कैन कंपेयर दिस टू गवर्नमेंट्स, वन यूपीए गवर्नमेंट एंड दिस एनडीए 2 गवर्नमेंट, आपको ध्यान में आएगा जमीन आसमान का अंतर इन दोनों की सोच में है। उनकी सोच में ही नहीं है, उनके लिए हर इवेंट एक पैसा खाने की, एक लाभ बटोरने की, एक पॉलिटिकल माइलेज उठाने का एक इवेंट है। और हमारे लिए ये विशुद्ध देशभक्ति है, आत्मीयता है, प्रेम है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसके साथ सबका विकास के साथ उन्होंने जो सबके साथ प्यार जो दिखाया है, ये सारा देश नरेंद्र मोदी जी को इसके लिए जरूर आज धन्यवाद देता होगा। शहजाद भाई। प्रेम जी, हमने देखा कि जब प्रधानमंत्री हौसला अफजाई कर रहे थे तमाम खिलाड़ियों की और युवा शक्ति की, तो सारे लोग तालियों की गड़गड़ाहट से एक तरीके से उनको प्रोत्साहित कर रहे थे। पर एक वीडियो सामने अब आ रहा है, वायरल हो चुका है, कि अरविंद केजरीवाल ताली बजाने से चूक रहे थे, ताली नहीं बजा रहे थे। ऐसी भावना मन में क्यों आनी चाहिए? ये तो हमारे खिलाड़ी है ना, ये कोई बीजेपी के खिलाड़ी नहीं है, ये कोई नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाड़ी नहीं है, तो देश के खिलाड़ी है, देश के लिए मेडल जीत कर आए हैं। देखिए, हमारे राष्ट्रीय खिलाड़ियों की अंतरराष्ट्रीय उपलब्धियों पर निश्चित तौर पर श्रीमान अरविंद केजरीवाल को भी उतना ही प्रसन्न होना चाहिए था जितना इस देश का हर भारतवासी प्रसन्न हुआ। भारतवासियों के लिए यह स्वर्णिम पल था कि भारत का एथलेटिक्स में सैकड़ों वर्षों के इस इतिहास में पहली बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक किसी भारतीय खिलाड़ी ने जीता। और जिस तरह से भारतीय हॉकी टीम का फिर से जो है पुनर्जागरण हुआ और हॉकी की टीम इस बार पदक तालिका में कहां से पदक ही सही लेकिन पदक लेकर आई, जिस तरह से हमारे पहलवानों ने प्रदर्शन किया, हमारी लड़कियों ने जिस तरह से परफॉर्मेंस किया, ऐसे में जब समवेत स्वर में पूरी सभा करतल ध्वनि कर रही थी, तालियां बजा रही थी, तब अरविंद केजरीवाल का ताली ना बजाना निश्चित तौर पर उनका
इस भारतीय गौरव बोध में स्वयं को शामिल न पाना सिद्ध करता है। बिल्कुल सही बात है। और सुनील जी, मैं आपके पास सवाल लेकर आना चाहता हूं कि एक और जो बात प्रधानमंत्री ने रखी आज लाल किले की प्राचीर से, वो थी जो घोषणा कल सरकार ने की, और वो घोषणा ये थी कि 14 अगस्त को हम विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस इस रूप में मनाएंगे। अब कांग्रेस का कहना है कि दरअसल ये बांटने की राजनीति है, ये डिवाइसिव राजनीति है, आप पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या पार्टीशन का गम एक तरीके से उसको याद करने से देश बढ़ जाएगा? देखिए, जो इतिहास की गलतियां जो समझ नहीं पाता है वो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। इतिहास की आवश्यकता क्या है? फिर जाकर पूछो ना कांग्रेस के ये सारे नेता जो टीका टिप्पणी कर रहे हैं, तो हिस्ट्री की स्टडीज आपने बंद क्यों नहीं कर दी? आपने हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश की, आपने इतिहास को एक लिमिटेड इतिहास दिखाने की कोशिश की, एक बहुत बड़ा इतिहास कभी दुनिया के सामने आने ही नहीं दिया, वो बात अलग है। लेकिन आप तो इतिहास का महत्व नहीं मानते। इसका मतलब आप ये नहीं मानते कि महात्मा गांधी जी की कहानियां हमने बतानी चाहिए, हमने छत्रपति शिवाजी की कहानियां हमने बतानी चाहिए, सब आप नहीं मानते। मतलब इस देश के महापुरुषों को आप क्या नाकारते हैं? क्या फिर सिर्फ एक गांधी से गांधी परिवार के ही बारे में लोगों में चर्चा होती रही, इतना ही आपकी मंशा है कि जो केवल स्वाधीनता के बाद में ही लाइमलाइट में आया है, और वो भी गांधी नाम चुराने का पाप इन्होंने किया है, जो असल में इनका गांधी सरनेम है ही नहीं? मेरा ये सवाल है, जो इसके ऊपर प्रश्न उठाते हैं कि जब तक हम जो कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है, तो दूध का जला क्या है? जिसका मुंह गर्म दूध से जल जाता है, उसके सामने जब कोई सफेद पेय पदार्थ आता है, वो समझ लेता है कि भैया ये कहीं पहले जैसा तो नहीं होगा। यही तो इतिहास है ना। एक केले के छिलके के ऊपर से फिसल गया तो दूसरा केले का छिलका आएगा तो ये सोचने लगेगा, अरे बाबा इस पर भी मुझे फिसलना पड़ेगा, मतलब इसको अवॉइड किया जा सकता है। ये अकल ही नहीं है इनमें। और पार्टीशन का इतिहास क्या है? कांग्रेस का इतिहास, पार्टीशन का इतिहास दुनिया को पता होना चाहिए। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जिस देश को पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे करके नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, वो जो 14 अगस्त का दिन है, हमसे एक दिन पहले पाकिस्तान बना है। और पाकिस्तान को बनाया किसने? उस समय के कांग्रेस के नेतृत्व ने पाकिस्तान बनाया है। उससे पहले आपकी जानकारी के लिए मैं बताता हूं, 1946 में जब सार्वत्रिक चुनाव हुए इस देश के अंदर, तब कांग्रेस, ये आज की कांग्रेस नहीं, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की कांग्रेस, इस कांग्रेस ने चुनाव देश भर में अखंड भारत के नाम से लड़े थे। जब मुस्लिम लीग ने कहा कि हमें पाकिस्तान चाहिए, हिंदुओं के भूमि के ऊपर, भारत के भूमि के ऊपर हमें एक कब्जा करके मुसलमानों के नाम से अलग एक भूमि चाहिए, इस तरह से जब उन्होंने मांग की थी, पाकिस्तान की मांग की थी, तब सारा देश एक हरकत में आ गया, एक संकट में पड़ गया कि अब क्या होगा, क्या इस देश का बंटवारा होगा। और ऐसे समय चुनाव आए, और उस समय चुनाव में मुस्लिम लीग ने चुनाव पाकिस्तान के नारे पर जब लड़ा, तब कांग्रेस के नेताओं ने वो चुनाव अखंड भारत के नाम पर लड़ा। और उन्होंने पूरे देश को आश्वस्त किया कि हम किसी भी हालत में इस देश का बंटवारा होने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि हम होने नहीं देंगे। देश की जनता ने उन पर विश्वास रखा। बहुत जबरदस्त वोटिंग उस समय कांग्रेस पार्टी को हुआ, और देश के सारे कोने कोने से कांग्रेस, सभी जगह पर विधायक सांसद उसके चुनकर आए थे। ये 1947 के पहले की बात मैं आपको बता रहा हूं, जब अंग्रेजों का शासन था, तब के चुनाव में अखंड भारत के नारे पर कांग्रेस जीती थी। और मुस्लिम लीग केवल उसी जगह पर विजयी हुई जहां आज पाकिस्तान बना है, या आज का बांग्लादेश पहले पूर्व पाकिस्तान बना था, वहीं पर केवल उनको वोटिंग हुआ पाकिस्तान की मांग पर। पूरे देश भर में अखंड भारत के नाम से चुनाव जीता गया। लेकिन जब डायरेक्ट एक्शन डे के नाम पर मोहम्मद अली जिन्ना ने यह धमकी दी कि आप अगर हमें पाकिस्तान नहीं देते हैं तो भारत के सड़कों को हम हिंदुओं के खून से लाल कर देंगे। और वो डायरेक्ट एक्शन डे के दिन आपको पता होना चाहिए शहजाद भाई, हमारे देश के कलकत्ता शहर में 10,000 हिंदुओं को मुस्लिम लीग के वहां के सरकार के माध्यम से वहां पर फंडामेंटल मुसलमान गुंडों ने उनकी हत्या करके उनके मुर्दे बनाकर फेंक दिए थे। डर में आ गई कांग्रेस।
स्वाधीनता का संग्राम आगे लड़ने की हिम्मत नहीं थी उनके अंदर। वो सोचते थे कि एक बार जो मिलता है उस भारत को हम स्वीकार कर ले और उसके बाद में कोई राष्ट्रपति बनेगा, कोई उपराष्ट्रपति बनेगा, कोई केंद्रीय मंत्री बनेगा, कोई राज्यपाल बनेगा। अब कितने दिन संघर्ष करेंगे, कितने दिन जेल में जाएंगे। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया बंटवारा, और भारत की जनता ने जब उनको वोट दिया था अखंड भारत के नाम पर, उनके पीठ में खंजर घोंपकर वहां इस देश का बंटवारा किया गया। और जब बंटवारा किया गया उस समय बहुत भयंकर दंगे हुए। आप जब किसी के धमकी के कारण कोई चीज जब एक्सेप्ट करते हो तब आप आपकी कमजोरी दिखाते हो, और ये कमजोरी दिखाने का परिणाम ये था कि पाकिस्तान में बहुत बड़े पैमाने पर हिंदुओं के ऊपर हमले हुए। वहां से जो ट्रेनें भर भर कर आई वो सब हिंदुओं की लाशों से भरी हुई ट्रेनें थी। वो लाहौर के बाजार में वहां पर हिंदू महिलाओं को नग्न करके उनके जुलूस निकाले गए थे। जिस हॉरर की ये बात हो रही है, ये सब हॉरर्स है, ये इतिहास है। और ये इतिहास मालूम होना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार की हिंसा हो रही है, वहां पर जिस प्रकार से कश्मीर में वहां से पंडितों को निकाला गया है, शहजाद भाई आप जैसे देशभक्त मुसलमानों को हम गले लगाते हैं, हमें सम्मान है आपके बारे में। हमारे पार्टी में भी बहुत सारे मुसलमान बंधु हैं, इस देश में करोड़ों मुसलमान बंधु रहते हैं जिनके मन में किसी भी प्रकार का हिंदू समाज के प्रति वैमनस्य या दूजा भाव नहीं है। वो इस देश के सपूत है, और बार बार मैंने आपको उसके बारे में याद भी दिलाया था कि किस प्रकार से हमारे देश में मोहम्मद रफी साहब मन तड़पत हरिदर्शन को आज गाते हैं, जिसको लिखने वाले शकील बदायूनी होते हैं, म्यूजिक देने वाले नौशाद अली होते हैं। लेकिन कट्टरपंथियों को सर पे बिठाकर, कट्टरपंथियों का अपीसमेंट करके कांग्रेस ने जो नीति स्वाधीनता के पश्चात अपनाई, उसके कारण इस देश में कट्टरता बढ़ती गई। केरल से लेकर कश्मीर तक जो कट्टरता आपको देखने को मिलती है, ये कट्टरता केवल इसी अपीजमेंट के पॉलिसी का परिणाम है। हम जब कभी बात करते हैं तो हम सारे देश की बात करते हैं, सबका साथ की बात करते हैं, सबका विकास की बात करते हैं। हम सेक्शंस में बांटकर विकास की बात नहीं करते हैं, हम सबका विश्वास जीतने की बात करते हैं। और इसलिए शहजाद भाई मुझे ऐसे लगता है कि अगर हिस्ट्री में अगर बहुत बड़े पैमाने पर दंगे हुए हैं, और उन्होंने मोदी जी ने कहा ना कि लाखों लोग मर गए जिनको ठीक से जो है अंतिम संस्कार नसीब नहीं हुए, इतने बड़े पैमाने पर लोग मरे कि फिर उनके अंतिम संस्कार को करेगा कौन। इस तरह से ये जो वहां पर नरसंहार हुआ था उसको याद करना, याद रखना, ताकि इतिहास में जो हुआ है उससे सबक लेकर भविष्य में ये गलती हम ना करें। भविष्य में हम किसी भी समाज को पूरी तरह से समाज के नाते दोषी न ठहराए, उसमें जो दोषी है उनका दोष बताने में, उसके ऊपर कार्रवाई करने में और उसके ऊपर जो है उसके प्रति जागृति निर्माण करने में कोई गलती नहीं है। लेकिन स्टीरियोटाइप थिंकिंग रखना ये गलत है, ये हमेशा नरेंद्र मोदी जी बताते हैं। हम कभी किसी समाज को लेकर बात नहीं करते हैं, लेकिन जिसका गलत है उसका गलत है ये बताने की हम लोग हिम्मत रखते हैं। शहजाद भाई, तो देखिए अभी हम बात कर रहे थे केजरीवाल की और केजरीवाल की मानसिकता की, और मुझे लगता है केजरीवाल जी का ही तोहफा है कि मेरे घर की बिजली अचानक से गुल हो चुकी है, पर इसके पीछे कोई षड्यंत्र ढूंढ सकते हैं नहीं ढूंढ सकते, मैं आप पर छोड़ता हूं। पर प्रेम जी सवाल आपसे है कि एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे से पाकिस्तान गमगीन हो तो ये तो समझ में आता है, कांग्रेस पार्टी को बड़ा दुख होने लगा। और वही दूसरी ओर जब 16 अगस्त को, जो कि डायरेक्ट एक्शन डे है, जिसको टीएमसी खेला होवे दिवस मनाएगी, तब कांग्रेस पार्टी को कोई दुख दर्द नहीं हुआ। ये विडंबना क्यों? देखिए दरअसल कांग्रेस जो है शहजाद भाई, विभाजन के दोष के अपराध बोध से स्वयं को ग्रस्त पाती है। इस सत्य से कोई इंकार नहीं कर सकता कि 1920 के दशक में जो तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस ने प्रारंभ की थी, वही तुष्टीकरण की राजनीति कालांतर में अलगाववाद में परिवर्तित हुई। जो मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेसी नेताओं को सेकुलरिज्म के राजदूत नजर आते थे, वही मोहम्मद अली जिन्ना कालांतर में इस्लाम के नाम पर इस्लामिक देश की मांग करने लगे, और वो कहने लगे कि भारत और मुसलमान और हिंदू दो सभ्यताएं हैं। और जिस तरह से उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे घोषित किया,
जिस तरह से भयंकर रक्तपात हुआ, हिंदू और सिख महिलाओं पर बलात्कार हुए, जिस तरह से 15 लाख लोगों का कत्ले आम किया गया, जिस तरह से 2 करोड़ लोग विस्थापित हुए, यह सब हुआ क्यों? यह सब हुआ 2 लोगों की सत्ता लोलुपता के कारण। एक मोहम्मद अली जिन्ना की सत्ता लोलुपता, दूसरी जवाहरलाल नेहरू की सत्ता लोलुपता। तो जवाहरलाल नेहरू ने भारत के विभाजन की विभीषिका के शिकार हुए परिजनों के साथ क्या सहानुभूति के 2 शब्द कभी बोले? क्या श्रीमान जवाहरलाल नेहरू उस समय विभाजन की विभीषिका के शिकार हुए निर्दोष नागरिकों के स्मरण के लिए कि यह जो हमसे गलती हुई है, हम अखंड भारत की बात कर रहे थे, खंड खंड भारत हो गया, इस भारत को खंडित करने का दुष्कर्म जिन लोगों ने किया, उनके विरुद्ध उन जहर फैलाने वाली शक्तियों से भारत हमेशा सचेत रहे, इसका प्रयास कब हुआ? उल्टा जवाहरलाल नेहरू के ही कार्यकाल में तुष्टीकरण का दूसरा दौर प्रारंभ हो गया, और उस तुष्टीकरण के दौर की परिणति है कि आज भारत में टुकड़े टुकड़े गिरोह का नारा लगाने वालों के साथ श्रीमान राहुल गांधी खड़े होते हैं। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। जिस अफजल गुरु को फांसी की सजा सर्वोच्च न्यायालय ने दी, राष्ट्रपति जो एग्जीक्यूटिव के प्रमुख है उसने क्षमा याचिका जिन्होंने मना कर दी, और जिस संसद से चुनकर जो है कैबिनेट बनती, जिस कैबिनेट ने उसकी क्षमा याचिका को अस्वीकार कर दिया, यानी भारतीय लोकतंत्र के जो तीनों स्तंभ है, तीनों स्तंभों ने माना कि अफजल गुरु अपराधी है भारत का, उसके समर्थन में नारे लगते हैं और श्रीमान राहुल गांधी नारा लगाने वालों के साथ खड़े हो जाते हैं। याकूब मेमन जो पुराना कांग्रेसी था, मोहल्ला समिति का सदस्य था माहिम की, और टाइगर मेमन जिसका पासपोर्ट श्रीमान मुरली देवड़ा कांग्रेस के पूर्व पेट्रोलियम मंत्री ने बनवाया था पत्र देकर, ऐसे लोगों की शव यात्रा में जिस तरह से अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर के नारे लगते हैं और उस पर कांग्रेसी मौन साध जाते हैं या ऐसा करने वालों का समर्थन करते हैं, उदारवाद के नाम पर जिस तरह से अलगाववाद को पाला जाता है, उसका अपराध बोध कांग्रेस के गहरे बैठा हुआ है। इसीलिए कांग्रेस जो है आज जब इस पर प्रसन्न होकर विभाजन की विभीषिका में जो शिकार हुए हैं, ऐसे हुतात्माओं का स्मरण करके अश्रु बहाने चाहिए, तब कांग्रेस आंसू किस चीज के लिए बहा रही है कि आप उनको याद कर क्यों कर रहे हो? यह कांग्रेस की अपनी हताशा, अपना अपराध बोध, उसका जीवंत प्रमाण है। बिल्कुल। और प्रेम जी, मैं आपके पास फिर से लौट कर आऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि आपको भी एक मीटिंग के लिए जाना है इसके बाद। पर सुनील जी, सवाल आपसे ये है कि एक तरफ बात प्रधानमंत्री ने की कि किस तरीके से सैनिक स्कूल के दरवाजे अब बच्चियों के लिए खोल दिए जाएंगे, जिससे कि जो लड़कियां हैं उनके बेटी पढ़ाओ में एक तरीके से एक इजाफा होगा। पर दूसरी ओर हम देखते हैं कि पार्लियामेंट, जो कि लोकतंत्र का मंदिर है, वहां पर ही हमारी जो बेटी है, एक महिला मार्शल है, उसके साथ किस तरीके का दुर्व्यवहार किया जाता है, और वो भी विपक्षी नेताओं के द्वारा। तो किस तरीके से आपको लगता है कि आज महिलाओं को क्या संदेश जा रहा है जब संसद में इस तरीके के चित्र, इस तरीके के वीडियो सामने आते हैं जहां पर एक महिला मार्शल को पीटते नजर आते हैं लोग? शहजाद जी, देखिए, आज नरेंद्र मोदी जी ने लड़कियों को सैनिक स्कूल में भर्ती करने के लिए सारे सैनिक स्कूल खोल देंगे ये बताकर एक बहुत बड़ा काम किया है। हम तो बचपन से संघ में गीत गाते आए, घरों घरों में बने जिजाऊ तो घर घर में शिवराय। जिजा माता ये बहुत बड़ा कारण है छत्रपति शिवाजी महाराज का बनने पर। शिवाजी महाराज अगर जिजा माता के कारण बने तो ये हमने नहीं भूलना चाहिए कि केवल एक माँ के नाते लालन पालन करने का, संस्कारित करने का काम जिजा माता ने किया। हमको ये भी मालूम होना चाहिए कि जब भी शिवाजी महाराज जाते थे किसी युद्ध पर, किसी मिशन पर जाते थे, मुहिम पर जाते थे, तब सारा राजकाज, सारा एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत ही कुशल प्रशासक के नाते गुड गवर्नेंस देने वाली एक आदर्श महिला जिजा माता थी। और इतना ही नहीं, तो जिजा माता स्वयं एक योद्धा थी। वो स्वयं भी जो है रणांगण में पराक्रम कर सकती थी, ऐसी योद्धा थी। तो जिजा माता किसी चीज में कम नहीं थी। और यही मैसेज है कि महिलाओं को हमने कभी किसी से कम नहीं मानना चाहिए। और हम लोगों ने देखा है कि हमारे इतिहास में महिलाओं का जो योगदान रहा है वो अभूतपूर्व योगदान रहा है। हम जब याद करते हैं हमारे स्वाधीनता संग्राम को,
तब हम जरूर याद करते हैं महारानी लक्ष्मीबाई को, कि जिसका योगदान इस देश के वामपंथी या कांग्रेसी नकारते हैं, लेकिन हम तो नहीं नकारते। हम तो कहते हैं कि जिसको गोद लिया हुआ, जो एक एडॉप्ट किया हुआ जो उनका बेटा है, उसको पीठ पर बांधकर घोड़े की बागडोर को अपने दांतों में पकड़ के, जिसकी तलवार थी लेकिन जिसकी ढाल भी तलवार ही थी, दोनों हाथों में तलवारों को धारण करके 1200 अंग्रेजों के मुंड काटकर भारत माता की गोदी भरने वाली महारानी लक्ष्मीबाई, ये हमें याद आती है। हमें दक्षिण की चेन्नम्मा याद आती है, रुद्रमांबा याद आती है, देवी अहिल्या याद आती है, और ऐसी महिलाओं की, योद्धा महिलाओं की ये देश खान है। और इसलिए जब सैनिक स्कूलों में महिलाओं को भर्ती करने के लिए जब एक रास्ता नरेंद्र मोदी जी उनको खोल देते हैं, तब इस देश के महिलाओं का, इस देश के 50% समाज का एक बहुत बड़ा ढाढ़स बन जाता है, उनका विश्वास बनता है, उनको ये मन में ये एक विचार आता है कि यस, इस देश की सुरक्षा के लिए हम भी इक्वली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और इसलिए ये एक महिलाओं का रूप हमने देखा, जो नरेंद्र मोदी जी ने एक मौका दिया, एक उनको एक इस तरह से एक सुविधा प्राप्त करके दी कि इसके बाद में सेना के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर महिलाएं भी होंगी। लेकिन ये क्या तृणमूल कांग्रेस है जिसकी मुख्यमंत्री स्वयं एक महिला है? क्या कांग्रेस है जिसकी सब राष्ट्रीय अध्यक्षा जो है सोनिया गांधी एक महिला है? ये कम्युनिस्ट पार्टी, कौन सी कम्युनिस्ट पार्टी है? वृंदा करात जैसी नेत्री उस पार्टी की महिला है। लेकिन किस प्रकार से महिला वहां के जो मार्शल्स थे उनके साथ मारपीट करने का जो अभद्र व्यवहार वहां पर करके दिखाया है, और ये हिंसा पर उतर आए हैं, ये अराजकता पर उतर आए हैं। जब इनके समझ में आ गया है कि जनता में बार बार जाकर वो नरेंद्र मोदी को लोकसभा में आने से, बहुमत से आने से रोक नहीं पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी हर बार जो नई घोषणा करते हैं, योजना लाते हैं, सब समाज के लिए योजना लाते हैं, चाहे किसानों के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो। अभी देखिए ना, ओबीसी समाज के लिए मेडिकल एजुकेशन में रिजर्वेशन का बिल पास करके 5500 ओबीसी समाज के युवाओं का उद्धार कर दिया नरेंद्र मोदी जी। तो इस तरह से हमेशा कोई ना कोई नई योजना लाकर लोगों में जो उनकी लोकप्रियता होती है, गरीब लोगों को शोषण करना, उनकी दुकान चलाना, ये कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने बरसों से किया, उनके लिए कोई कल्याण नहीं किया। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने उनके लिए वास्तविकता में जब काम किया, तब उन्होंने, स्वाभाविक है कि नरेंद्र मोदी जी को बार बार चुनना। ये आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल में, भले ममता जी का वहां पर राज्य है, लेकिन जब भी केंद्र के चुनाव की बात होती है तब नरेंद्र मोदी जी की बात होती है और मोदी मोदी चालू हो जाता है। ये सारे राज्य आपने देखे होंगे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये सारे राज्यों में आपने देखा होगा जब भी केंद्र सरकार का चुनाव होता है सब मोदी मोदी हो जाता है। और इसलिए ये लोकसभा में इनको समझ में आ गया है, राज्यसभा में समझ में आ गया है कि अब मोदी को यहाँ पर आने से हम रोक नहीं पा रहे हैं, इसका फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है। Whatever happened in Rajya Sabha on that day, it was frustration shown by these opposition parties that they are not able to stop Narendra Modi ji and the reforms what Narendra Modi ji is bringing for this country. फार्म के रिफॉर्म्स को रोक नहीं पाए, एजुकेशन के रिफॉर्म्स को रोक नहीं पाए, वो लेबर रिफॉर्म्स रोक नहीं पाए, उनकी दुकानें बंद हो गई, वो कुछ कर नहीं सके। इसका परिणाम था वो बेचारे मार्शल के ऊपर टूट पड़े। कितना अभद्र! मैं तो कहता हूं गणतंत्र को सबसे बड़ा कलंकित करने का काला दिन वो दिन था जब इस प्रकार से वहां पर राज्यसभा के अंदर, देखिए लोकसभा की बात अलग होती है, राज्यसभा की बात अलग होती है। लोकसभा में होना तो कहीं भी नहीं चाहिए, यह अभद्र व्यवहार किसी पार्लियामेंट में कभी नहीं होना चाहिए, लेकिन लोकसभा में जनता से चुने हुए लोग रहते हैं। लेकिन राज्यसभा में एक डिग्निटी की अपेक्षा रहती है, वहां के लोगों के अंदर एक संस्कार की अपेक्षा जो वास्तविक में लोकसभा में भी है, लेकिन इनसे थोड़ी ज्यादा, इसीलिए तो इसको अपर हाउस कहते हैं। बिल्कुल, इसीलिए इसको, अगर ये अभद्रता का व्यवहार ये लोग दिखाते हैं, इनको क्षमा नहीं करनी चाहिए, इनको क्षमा नहीं करनी चाहिए। शहजाद जी, मैं आखिरी शब्द केवल प्रेम जी को देना चाहता हूं क्योंकि उनको एक मीटिंग के लिए चलना भी है। पर आखिरी शब्द प्रेम जी मुझे बताइए कि एक तरफ लोकतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा है और दूसरी तरफ पार्लियामेंट में ये पाप,
तो किस तरीके से दोनों में आप देखते हैं संतुलन कैसे बन सकता है? क्या ये तस्वीरें जो है शर्मसार करने वाली नहीं थी? देखिए, लोकतंत्र का जब अमृत महोत्सव चल रहा है तो विपक्ष से अपेक्षा थी कि भारत के संवैधानिक लोकतंत्र की प्रतिष्ठा विश्वव्यापी हो, इस संदर्भ में सकारात्मक काम करते हैं। लेकिन इस लोकतंत्र के अमृत वर्ष में जिस तरह से नफरत का श्रीमान राहुल गांधी सड़क से लेकर संसद तक बोलने का, उनको विपक्ष के अन्य दल, वह निश्चित तौर पर अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत के संसदीय लोकतंत्र की परंपरा है कि स्वस्थ विमर्श हो, लोकसभा और राज्यसभा में स्वस्थ, और सरकार बारंबार सरकार कहती रही, आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते रहे, आदरणीय संसदीय कार्य मंत्री जी आह्वान करते रहे, आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष बारंबार विनती करते रहे, आदरणीय राज्यसभा के सभापति विनती करते रहे कि आप सारे मुद्दों पर बिंदुवार चर्चा कर लीजिए। सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन चूंकि विपक्ष को अब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता से लड़ पाने की उनकी क्षमता नहीं है, वो लोकतांत्रिक ढंग से संसद में आकर जीत कर सरकार नहीं बना सकते हैं, तो संसदीय परंपरा को कलंकित करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, और इसी कुत्सित प्रयास के तहत उन्होंने उस दिन संसद में अराजकता फैलाई। जी बिल्कुल, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं परिवार तंत्र को जो लोकतंत्र के ऊपर रखते हैं, कहीं ना कहीं उनका एक चेहरा भी सामने निकल कर आ गया। पर मैं आज दोनों मेहमानों को इस खास अवसर पर जुड़ने के लिए, अपना समय निकालने के लिए और आज के इस महत्वपूर्ण दिन पर अपनी बात रखने के लिए दोनों मेहमानों से धन्यवाद करना चाहता हूं। सुनील जी आपका और प्रेम शुक्ला जी आपका, और तमाम दर्शकों का भी, कि आज 15 अगस्त है, 75वां आजादी का दिन है, स्वतंत्रता दिवस है। ये सवाल लगातार पूछना पड़ेगा हमें कि हम देश के लिए क्या कर सकते हैं, और जो लोग इस दिवस पर भी राजनीति करते हैं, राष्ट्र नीति पर, उनको कहीं ना कहीं आईना दिखाना पड़ेगा। आज के लिए सभी लोगों से धन्यवाद करना चाहूंगा जुड़ने के लिए। फिर से एक बार जय हिंद, जय भारत।